हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले एक सीरीज़ हमारे चैनल पर समाप्त हुई थी जिसका नाम था उत्तराखंड ज्ञान कोश। तो उसी के बाद आज से हम एक नई सीरीज़ यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं जो है उत्तराखंड जीके टेस्ट, जिसमें एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें हम आपसे पूछेंगे उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न जो कि कई सारी किताबों से लिए जाएंगे। और उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तरों का विवरण सहित उत्तर हम यहाँ पर आपको देंगे। तो इसीलिए इस नई सीरीज़ यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं और सोच रहा हूँ कि रेगुलर हर दिन इसका एक पार्ट यहाँ पर दूँ सुबह। तो चलिए शुरू करता हूँ अपनी इस नई सीरीज़ को। तो देखिए दोस्तों, जो हम प्रश्न यहाँ पर लेंगे वो बहुत सारी किताबों से हैं, इसलिए ध्यान से इन्हें देखिए। तो इनका हमारा जो पहला प्रश्न आज का है वो है, कोसी और सील नदी का संगम स्थल है। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा वो क्षेत्र है जहाँ पर कोसी और सील नदी का संगम स्थल है। तो देखिए, खैरना, रानीखेत, द्वाराहाट या काकड़ी घाट। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है काकड़ी घाट। अगर हम काकड़ी घाट की बात करें तो अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है काकड़ी घाट। अल्मोड़ा से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नैनीताल की तरफ को। और हेड़ा खान बाबा एक प्रसिद्ध संत हुए, उनकी साधना स्थली माना जाता है काकड़ी घाट को। इतिहास को देखें तो 1890 में स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि यहीं पर उन्हें आत्मज्ञान की अनुभूति हुई। तो काकड़ी घाट इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को आत्मज्ञान की अनुभूति हुई थी। तो चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे। वो है, 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी थी। तो किस झांकी के साथ राजपथ पर उतरी थी उत्तराखंड 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में। तो पहला ऑप्शन है रम्माण, केदारनाथ धाम, फूलों की घाटी या केदारखंड। तो देखिए, इनमें से कौन सी वो झांकी थी जो 2021 में राजपथ पर गई थी उत्तराखंड से। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है केदारखंड। देखिए, केदारखंड की बात करें तो कई सारी झांकियाँ, जो केदारखंड जो झांकी थी वो उत्तराखंड से संबंधित, केदारखंड जो हिस्सा है गढ़वाल का उससे संबंधित थी। तो देखिए, बहुत सारी झांकियाँ उत्तराखंड की राजपथ पर गई हैं। जो सबसे पहले गई थी वो गई थी 2003 में, वो था फूलदेई उत्सव। इसके बाद 2005 में देखिए नंदा देवी राज जात, 2006 में फूलों की घाटी, 2007 में कार्बेट नेशनल पार्क, 2009 में साहसिक पर्यटन, 2010 में कुंभ मेले पर आधारित थी क्योंकि 2010 में कुंभ मेला हुआ भी था, 2014 जड़ी बूटी संपदा पर आधारित थी, 2015 में केदारनाथ धाम। देखिए, आपदा 2013 में आई और उसके बाद 2015 में केदारनाथ धाम पर यहाँ पर गई थी राजपथ पर झांकी। उसके बाद 2016 में रम्माण, जो कि हमारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, 2018 में ग्रामीण पर्यटन और 2019 में गांधी जी की कौसानी यात्रा, क्योंकि 150 वर्ष पूरे हुए थे गांधी जी के जन्म के, इसलिए गांधी जी की कौसानी यात्रा 2019 में। और अब 2021 में थी ये केदारखंड। और अब जो 2022 में आ रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हेमकुंड साहिब, डोकला चांटी पुल, 4-5 चीज़ों पर आधारित वो है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड के इतिहास में प्रसिद्ध राज्य, यहाँ पर छूट गया है, जो प्रसिद्ध राज्य था उसका नाम था फाल्दा कोट। आपने सुना होगा ये फाल्दा कोट। तो ये प्रसिद्ध राज्य था फाल्दा कोट उत्तराखंड के इतिहास में। तो ये किस स्थान पर था, तो मतलब किस ज़िले में आज ये जो फाल्दा कोट था ये आज के किस ज़िले में था। तो जो फाल्दा कोट था इसका जो सही आंसर होगा वो है अल्मोड़ा ज़िले में था फाल्दा कोट। देखिए, अब इसके बारे में फाल्दा कोट के बारे में कुछ जानते हैं। तो अगर फाल्दा कोट की बात करें तो अल्मोड़ा ज़िले में था। और पाली पछाव का जो कोसी क्षेत्र है, मतलब कोसी वाला जो इलाका है अल्मोड़ा का, स्याही देवी वाला जो इलाका है, ताड़ी खेत अर्थात सल्ट का जो अधिकतम क्षेत्र है, ये सब आता था फाल्दा कोट राज्य के अंतर्गत। जो फाल्दा कोट राज्य था वहाँ पर किस वंश का शासन था, तो कत्यूरियों की जो शाखा थी खाती, तो उनका शासन था। कहते हैं कि खाती वीरों का सशक्त किला यहाँ पर हुआ करता था। फाल्दा कोट से विजित करना बहुत कठिन था, लेकिन कीर्तिचंद ने अपनी बर्बरता से इस किले पर शासन स्थापित किया था, चंद शासक ने। तो कीर्तिचंद ने यहाँ के खातियों को हराकर इस किले पर शासन स्थापित किया था। अगला जो प्रश्न है वो है, लिपुलेख दर्रे की ऊंचाई कितनी है। तो इनमें से कौन सी लिपुलेख दर्रे की ऊंचाई है। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है पहला 5334 मीटर, वो है लिपुलेख दर्रे की ऊंचाई। तो देखिए, पिथौरागढ़ के नवी डांग से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लिपुलेख। प्रसिद्ध ये स्थान है, आजकल चर्चा में भी बहुत रहा है कुछ वर्षों में, नेपाल भारत सीमा विवाद में। तिब्बत में प्रवेश करने का दर्रा है, तिब्बत में डायरेक्ट प्रवेश करते हैं इस दर्रे से। और जो हमारी प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा है कैलाश मानसरोवर यात्रा, उसका मुख्य पड़ाव है लिपुलेख, क्योंकि वो भारत में अंतिम पड़ाव है, मतलब पड़ाव तो नहीं है लेकिन भारत में अंतिम वो स्थान है जहाँ से व्यक्ति भारत की सीमा को छोड़कर तिब्बत में प्रवेश करता है।
अगला जो प्रश्न है वो है चरेऊ किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है। तो जो चरेऊ आभूषण है वो किस अंग में पहना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है हाथ, कंठ, पैर, मस्तक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है कंठ। देखिए कंठ का आवरण है चरेऊ। चरेऊ की बात करें तो काले मूंगों की एक से अधिक जो लड़ियों की माला होती है उसे कहा जाता है चरेऊ। कुमाऊं की तरफ इसे ज़्यादा पहना जाता था और सौभाग्य का आभूषण ये हुआ करता था। मतलब जो स्त्री सौभाग्यवती है उसे ये पहनना ही पड़ेगा। इसे पहने बगैर वो घर से बाहर नहीं जा सकती अगर वो सौभाग्यवती है तो देखिए अब इसका स्थान मंगलसूत्र ने ले लिया है। मंगलसूत्र में भी काले मूंगों की माला दाने होते हैं। तो ये काले मूंगे बहुत मतलब सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं, इसीलिए इनको माला में पिरोया जाता है। तो जो चरेऊ है वो कंठाभरण है। आगे देखेंगे इनमें से किस देवालय में पार्वती की आदमकद वाली मूर्ति स्थापित है। तो देखिए कौन सा वो देवालय है जहाँ पर पार्वती की आदमकद मतलब विशाल इंसान के बराबर जो मूर्ति है स्थापित है। बहुत विशाल ये मूर्ति है, 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई लगभग है। तो किस मंदिर में ये स्थापित है। तो देखिए ये फेमस मंदिर है द्वाराहाट, जागेश्वर, बागनाथ या बैजनाथ। तो देखिए बैजनाथ में स्थित है आदमकद की पार्वती की मूर्ति और यहीं पर स्थित है शिवजी के सारे परिवार से संबंधित लोगों के मंदिर। तो देखिए बैजनाथ जो कि सरयू की सहायक नदी गोमती के तट पर स्थित है और कत्यूरियों द्वारा निर्मित मंदिरों का समूह यहाँ पर स्थित है। बैजनाथ में एक छोटा सा शहर है, यहाँ पर छोटा कस्बा है। प्राचीन नाम है इसका वैद्यनाथ। और बात करें अगर तो कत्यूरियों ने जो राजधानी स्थापित की थी जोशीमठ से रणचूलाहाट बागेश्वर, तो ये वही क्षेत्र है जहाँ पर ये राजधानी स्थापित की थी, कार्तिकेयपुर क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है शारदा नहर का निर्माण कब पूर्ण हुआ। तो देखिए शारदा नहर का निर्माण उत्तराखंड में हुआ था, अंग्रेजों के समय ये हुआ था। तो कब इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। तो 1920, 1854, 1928 और 1843। तो 1928 देखिए जो तीसरा ऑप्शन है वहाँ पर शारदा नहर का निर्माण पूर्ण हुआ था। देखिए 1920 से बननी शुरू हुई थी शारदा नहर और 1928 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। काली नदी पर स्थित है ये नहर, जो हमारी काली नदी है शारदा नदी। तो देखिए बनबसा यहाँ पर होना था। बनबसा से ये मतलब शुरू होती है नहर चंपावत में और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई सारे क्षेत्रों को सिंचित करती है ये नहर। अगला जो प्रश्न है वो है मध्यकालीन कुमाऊं के प्रशासन में मुख्तार पद क्या था। तो मध्यकालीन कुमाऊं के प्रशासन की बात करें तो वहाँ पर एक पद हमें देखने को मिलता है, पद है मुख्तार। तो क्या था वो पद, संदेशवाहक वो था या किले का रक्षक या महामंत्री या प्रधान सेनापति। तो अगर इसकी बात करें तो महामंत्री हुआ करता था जो मुख्तार होता था। मुख्तार का पद प्रशासन में सर्वप्रमुख था, मतलब राजा के बाद उसका स्थान आता था, पर प्रशासन की बात करें तो वो सबसे बड़ा था। तो अगर वो स्वयं अपने स्तर पर सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता था, मतलब ऐसा था कि राज्य के लिए जो भी निर्णय सही हो वो ले सकता था, उसे इतनी पावर थी और अन्य सभी मंत्री या सेना उसके अधीन होती थी। तो बहुत बड़ा पद था मुख्तार मध्यकालीन कुमाऊं का। अगला और अंतिम प्रश्न है शिखर और शिखर किसका कहानी संग्रह है। तो शिखर और शिखर किसका कहानी संग्रह है। तो लीलाधर जगुड़ी, शेखर जोशी, हरिदत्त भट्ट शैलेश या जयकृष्ण जोशी। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है हरिदत्त भट्ट, जिन्हें हम शैलेश भी कहते हैं। उनका कहानी संग्रह है शिखर और शिखर। उनकी बात करें तो उनका जन्म हुआ था 15 जून 1930 को रुद्रप्रयाग में और मृत्यु हुई थी 19 सितंबर 2011 में। देखिए ये प्रसिद्ध रहे हैं उत्तराखंड के मतलब लेखन इतिहास में। इनकी जो अन्य संग्रहों की बात करें तो वो हैं आगे और आगे, गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य, कला के स्वर और घूमते चेहरे यहाँ पर होना था। तो कला के स्वर और घूमते चेहरे। तो ये कुछ अन्य संग्रह कहानी संग्रह हैं हरिदत्त भट्ट शैलेश के, जिनकी मृत्यु हुई 19 सितंबर 2011 को। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न दोस्तों। अगर प्रश्न आपको पसंद आए तो जुड़े रहिए, अगला पार्ट जल्द आएगा।